नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मीडिया दस्तक न्यूज़ पर प्रसारित होने वाला अपना पसंदीदा कार्यक्रम बस्ती की हस्ती। जैसा कि आप जानते हैं, प्रत्येक रविवार को बस्ती जनपद के किसी नामचीन शख्सियत को हम आपसे मुलाकात कराते हैं जो अपने उत्कृष्ट योगदान से समाज को गौरवान्वित कर रहे हैं और कहीं न कहीं बस्ती की नाक ऊँची कर रहे हैं। तो आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं बाल कल्याण समिति यानी CWC के अध्यक्ष श्री प्रेरक मिश्रा जी। तो प्रेरक मिश्रा जी का आज हमारे स्टूडियो में स्वागत है। हम बहुत सारे मुद्दों पर उनसे बातचीत करेंगे। आइए बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। प्रेरक जी, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। प्रेरक जी, हमारा पहला सवाल है कि CWC क्या है, इसके अधिकार क्या हैं और इसके कर्तव्य क्या हैं, ये हमारे दर्शकों को बताइए। बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। CWC चाइल्ड वेलफेयर सोसाइटी यानी बाल कल्याण समिति हर जिले में काम करती है, तो क्या इसका अधिकार है? सही सवाल किया है आपने। बाल कल्याण समिति बच्चों के क्षेत्र में काम कर रही है जी। इसको CWC के नाम से ज़्यादा लोग जानते हैं। हाँ, ज़्यादा प्रचलित है जी। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी जी। इसके नाम से तो स्पष्ट हो जाता है कि यह बच्चों के क्षेत्र में काम कर रही है जी। लेकिन अभी बहुत कुछ इसके बारे में लोगों को समझना आवश्यक है। बहुत कुछ शेष है। सामान्यतः 0 से लेकर के 18 साल तक के जो बच्चे हैं जी, वो CWC के दायरे में आते हैं। CWC का काम क्या है? बच्चों के देख रेख और संरक्षण का काम है जी। देख रेख संरक्षण एक बहुत बड़ा व्यापक दायरा लिए हुए है। सामान्यतः कहते हैं केयर और प्रोटेक्शन, लेकिन वह जरूरत 18 वर्ष की भी हो सकती है और 1 दिन के बच्चे की भी हो सकती है। सबकी अलग अलग नीड है और हर केस की, हर बच्चे की एक अलग हिस्ट्री होती है जिसको प्रतिदिन नए नज़रिए से पढ़ना होता है। और बच्चों का सर्वोच्च हित ही बाल कल्याण समिति का लक्ष्य है। उनका पोषण, उनका शिक्षण, उनकी चिकित्सा और उनके अधिकारों का संरक्षण सभी प्रकार से। यही ना? ऐसा कह सकते हैं कि जो हमारा अधिकार क्षेत्र है बस्ती जनपद के सारे बच्चे मेरे बच्चे हैं। उनके अधिकार और संरक्षण के बीच में जो भी कोई आएगा वह संवैधानिक रूप से यदि गलत है वह CWC के निशाने पर होगा। बच्चे ही सबके लिए प्रिय होते हैं। CWC का काम तो एक विशेष काम ही है बच्चों के क्षेत्र में। सामान्यतः व्यक्ति के जीवन में भी सबसे ज़्यादा महत्व यदि किसी का होता है तो बच्चे का होता है। बच्चों का शायद इसी सोच को ध्यान में रख करके नीति नियंताओं ने बाल कल्याण समिति का गठन किया। आज बाल कल्याण समिति अपने कार्य के बदौलत बच्चों के, अभिभावकों के, सामाजिक लोगों के, राजनीतिक लोगों के, प्रशासनिक लोगों के बीच में अपना प्रचार प्रसार करते हुए बच्चों के अधिकार के लिए काम कर रही है। तो प्रेरक जी, आप हमारे दर्शकों को बताएं कि ये बाल अधिकारों का संरक्षण या जो 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं उनका शोषण, पोषण, उनको उत्पीड़न से बचाने के लिए आप क्या कदम उठाते हैं? मतलब आपके सामने मामले चल करके आते हैं पुलिस थानों के जरिए, तब आप उसे नोटिस में लेते हैं या कोई सीधा भी आपके पास पहुंच सकता है? हमारे दर्शकों को बताइए। सही कहा आपने। बाल अधिनियम में ही इसकी चर्चा की गई है जी कि बाल कल्याण समिति के पास तक यदि पीड़ित नहीं पहुंच पाता है तो बाल कल्याण समिति को ही पीड़ित तक पहुंचना होगा जी। जहां पर पीड़ित है वहां पर बाल कल्याण समिति का कार्य क्षेत्र है। बहुत सारे मामले प्रशासन के लोग, पुलिस के लोग लेकर के आते हैं, लेकिन व्यक्ति चाहे तो स्वयं भी अपनी बात को लेकर के CWC के पास आ सकता है। सीधे आपको अपनी बात आके कह सकता है। अब तो बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे अभिभावक पत्राचार के माध्यम से भी अपनी बात करने लगे हैं
कि हमारे अधिकारों का क्षरण हो रहा है, हमारा उत्पीड़न हो रहा है, उन बातों को लेकर के भी CWC लगातार कार्यवाही कर रही है। अच्छा, आप उसे भी रजिस्टर करते हैं? जी, हम उसे भी रजिस्टर करते हैं जी। और अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए बच्चे के सर्वोच्च हित के लिए काम कर रहे हैं। एक चीज़ और है जी जो CWC के साथ विशेष है, जी। बाल कल्याण समिति को स्वतः संज्ञान लेने का भी अधिकार प्राप्त है। यह बहुत कम लोग जानते हैं। यह एक विशेष व्यवस्था है कि प्रशासनिक मशीनरी में बहुत कम पोस्ट ऐसी हैं जिनको स्वतः संज्ञान लेने का अधिकार, लेकिन CWC को है। जी। सामान्य पब्लिक तो यह जानती है कि केवल उच्च न्यायालय को ही स्वतः संज्ञान लेने का अधिकार है, लेकिन मैंने तो बस्ती जनपद में कई मामलों का स्वतः संज्ञान लिया है और काफ़ी उसमें बाल अधिकारों का संरक्षण हुआ भी। तो CWC के पास चाहे पीड़ित आए, चाहे CWC पीड़ित के पास जाए, अतः हम स्वतः संज्ञान समाचार माध्यमों से या किसी भी माध्यम से यदि हमको पता लगता है, आपने तुरंत नोटिस लिया है इसको? मैं नोटिस लेता हूँ और अपने दायरे में रह करके बच्चे के सर्वोच्च हित के लिए लगातार काम कर रहा हूँ। प्रेरक जी, ये जो CWC की व्यवस्था है ये नई नहीं है, ये राज्य सरकार की व्यवस्था है और उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में लागू है। आप भी न्यायपीठ पर बैठते हैं, आप अध्यक्ष हैं और आपकी 4 लोगों की समिति होती है, लेकिन आपका कार्यकाल अभी 1 साल तकरीबन पहले शुरू हुआ है या जो भी हुआ हो। पहली बार बस्ती जनपद में एहसास हुआ है कि CWC क्या है। कभी इसके पहले सुना नहीं गया कि CWC के चेयरमैन ने पुलिस वाले को नोटिस किया हो या मामलों को स्वतः संज्ञान लेकर के कोई बड़ा कदम उठाया हो। आपके आने के बाद तो पुलिस की कार्यशैली और पुलिस का कई चेहरा बेनकाब हुआ है, जहाँ तक मुझे जानकारी है। आपने सीधे विवेचक को कई बार तलब किया है, उनको नोटिस किया है, तो मामले तो इसके पहले भी आते रहे होंगे, लेकिन इस प्रकार की खबरें और इस प्रकार की कार्यशैली नहीं देखी गई थी। क्या कहना चाहेंगे आप? सबकी अपनी अपनी कार्यशैली होती है। ये सही कहा आपने कि इसके पहले भी CWC बस्ती में काम कर रही थी जी। उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में काम करती है। अपनी कार्यशैली से हर व्यक्ति अपना मकाम खोजता है, बनाता है जी। इसके पहले भी लोग बहुत ईमानदारी से काम कर रहे थे, बाल हित में उनके भी फैसले होते थे। आम समाज में, आम व्यक्ति में जागरूकता का माहौल थोड़ा बढ़ा है, तो इस नाते एक कारण यह बड़ा हो सकता है कि मेरी टीम जो वर्तमान में काम कर रही है वह कर्मठ भी है, बाल हितों के प्रति सजग भी है और कुछ माहौल का भी फायदा मिल रहा है। लोग भी अपने आप को जो है अब अधिकार उसके क्या क्या है खोजने लगे हैं, जानकारी करने लगे हैं कि मेरे अधिकार क्या है। तो इसका भी माहौल अच्छा बन रहा है, लोग अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो रहे हैं और हम लोग भी अपना पूरा समय लगा करके 6 घंटे हम लोग प्रतिदिन बच्चों के ही लिए बैठ रहे हैं। छुट्टी के दिन भी, अब तो मैं आपको बताऊं कि बहुत सारे दिनों में ऐसा हुआ है कि रात में 12 बजे, रात में 2 बजे तक फ़ोन आया है पुलिस वालों का कि सर एक बालिका बरामद हो गई है। ये जागरूकता का ही परिणाम है। इसके पहले जागरूकता नहीं थी, थाने पर ही रखते थे, थाने पर रख लेते थे। कई बार ऐसा हमारे भी सामने आया, बालिका बरामद हुई कभी और बताया गया, कभी बालिकाओं को भी नहीं पता था, अभिभावकों को भी नहीं पता था और जो लाने वाले लोग थे उन्हें भी कुछ कम पता था। इतनी पूछताछ शायद नहीं होती रही होगी, इस नाते वह भी सारे काम निपटाने के बाद ये काम करते रहे। लेकिन अब तो ऐसी स्थिति हो गई है कि पुलिस काफ़ी सजग है और बाल अधिकारों के प्रति पुलिस का भी काफ़ी मनोबल बढ़ा है। पहले उनको भी रात में बालिकाओं को संरक्षण कहाँ देना है या CWC के लोग उपलब्ध हैं। एक मामले में तो विवेचक ने लिख करके लाया कि CWC नावक्त थी, उन्हें पता ही नहीं था। तो हमने कहा भाई CWC कैसे नावक्त हो गई? नावक्त तो आप हुए। तो कहीं नहीं सर, कल छुट्टी थी। हमने कहा हम छुट्टी में भी काम करते हैं। तो हम लोग तो बाकायदा रोस्टर चार्ट जारी कर रहे हैं। प्रेरक जी, हम लोग बाल अधिकारों पर बात कर रहे हैं, तो एक सवाल ये भी बनता है कि आपके कार्यकाल के दौरान जो आपका अपना अनुभव है, आप बताने का कष्ट करें कि बाल अधिकारों
को लेकर के चुनौती किस स्टेज पे सबसे ज़्यादा आती है? परिवार से आती है, तमाम परिवारों में भी बाल अधिकारों का हनन होता है, बच्चों का शोषण होता है, उनके साथ मारपीट होती है, उनका दोहन होता है, पुलिस के स्तर पर बड़े पैमाने पर होता है, और तीसरा समाज है। तो आपको कहाँ लगता है सबसे ज़्यादा चुनौती कहाँ है, सबसे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत कहाँ है? देखिए, सबसे पहले तो बच्चों के अधिकारों के प्रति मैं CWC को ही जिम्मेदार मानता हूँ जी। क्योंकि संविधान की मंशा के अनुसार CWC अगर काम करे, बच्चों के अभिभावक के रूप में काम कर रही है। हाँ। तो सभी बच्चे मेरे हैं। हाँ, उसके बाद मुझे लगता है कि परिवार वह स्थान है जहाँ पर बच्चों को काफ़ी कुछ सिखाया समझाया जा सकता है। कई बार अभिभावकों की गलती से ही बच्चे के अधिकारों का क्षरण होता है। परिवार, समाज, उसके बाद पुलिस की बात आती है। जब कोई घटना घटित हो जाती है तब पुलिस का रोल, तब पुलिस का रोल आता है। बिल्कुल सही। हमारे घर का कोई बच्चा कहीं भी मिसगाइड होकर के किसी गलत रास्ते पर जा रहा है तो उसके लिए जिम्मेदार सबसे पहले परिवार, उसके बाद उसके पड़ोसी, उसके गांव के लोग, उसके विद्यालय के लोग, और कहीं कहीं CWC, और कहीं कहीं CWC इसलिए कह रहा हूँ, मैं स्वयं CWC का चेयरपर्सन नहीं, चूंकि दायरा भी बड़ा है। मेरा दायरा भी बड़ा है। यदि मैं कहता हूँ कि सारे बच्चों का अभिभावक मैं हूँ, कानूनी अभिभावक मैं हूँ, तो उस दिशा में हमको भी काम करने की आवश्यकता है। मैंने किया भी है। कई विद्यालयों में जाकर के मैंने वहाँ पर गोष्ठियाँ की हैं, अध्यापकों से जाकर के निवेदन किया है कि अगर हमारे बच्चे, हमारे बच्चियों के मन में, उनके जीवन में कोई बदलाव हो रहा है, यदि उसका निरीक्षण कोई सबसे पहले कर सकता है तो उसकी माँ, उसके पिता, उसके भाई बहन अथवा उसके अध्यापक और उसके साथ पढ़ने वाले बच्चे। बिल्कुल, यदि मेरे आचरण में कोई बदलाव आ रहा है तो सबसे पहला ज्ञान उन्हीं को, सबसे पहला ज्ञान उनको होता है। माता पिता। यहीं पर यदि उसको जागरूक कर दिया जाए तो शायद वो बच्चा अपराध करने से और गलती करने से बच जाए। उसको जानकारी ही नहीं है। समाज का ताना बाना ढीला हुआ है। प्रशासन और पुलिस की जो जिम्मेदारी बाद में होती है, उनके स्तर पर तो जो होता है, जब ये गतिविधियां आपराधिक रूप ले लेती हैं, हाँ, शायद उस वक्त उनका रोल शुरू हो, उस वक्त उसके पहले प्रिकॉशन, जितनी सावधानियां हैं वो अभिभावक, स्कूल, हाँ, समाज है ना, नैतिक शिक्षा, ये सारी इकाइयाँ यदि सक्रिय हों तो शायद वो अपराध की दिशा में बढ़ेंगे ही नहीं। अच्छा, शोषण ही नहीं होगा। एक सवाल यहाँ पूछना जरूरी है आपसे कि तमाम स्कूलों में मैं देखता हूँ, तमाम शिकायत भी आई है, हमने तो बच्चों को खुद ही देखा है कि जो किशोर हैं जिनकी उम्र 18 साल से कम है, तमाम प्रकार के दुर्व्यसनों में व्यस्त है प्रेरक जी, और कम उम्र में ही नशे की एक लत बन रही है, गलत संगत पड़ रही है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये सच है, लेकिन जो पहले सवाल का जवाब था वही यहाँ पर भी लागू होता है जी। यदि बच्चा कहीं से नशा करके आ रहा है तो अपने घर जाता है। माता पिता को जागरूक होना सूचना उन्हीं को होती है, अध्यापकों को जागरूक होना पड़ेगा, समाज के जो तथाकथित अगुवा हैं, समाज के जो समाज सेवी हैं, उनको जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि उनको इस दिशा में सहयोग करने वाला भी कोई उनके बीच का ही है। बच्चों के बीच जो भी कुछ गलतियां हो जाती हैं उसके जिम्मेदार उसके आसपास के लोग निश्चित रूप से हैं। यदि उनको जागरूक किया जाए, उनको रोका जाए। आपको ध्यान में होगा लगभग 6 महीने पहले मैंने एक पत्र लिखा था पुलिस कप्तान को कि होटल में नाबालिग बच्चों को कमरा ना दिया जाए। मेरा उद्देश्य ही था कि एक घटना हमारे संज्ञान में आई कि 2 बच्चियां एक होटल में आकर के 3 दिन तक बस्ती में ही रहे। 3 दिन के चौथे दिन पता लगा, पुलिस को पता लगा, पुलिस लेकर के आई। जांच पड़ताल में उन्होंने बताया कि साहब हम तो एक होटल में थे। मेरे मन में आया यदि होटल वाला इसको कमरा न देता तो शायद ये घर चली जाती। होटल वाला यदि इसके अभिभावकों को फोन कर देता, फोन करके बता देते कि आपकी बिटिया हमारे यहाँ होटल लेने आई है, क्या यह परीक्षा देने आई है, क्या यह कहीं जा रही है, क्या इसे रुकना आपकी अनुमति है, तो शायद ये घटना न होती। तो इस स्तर पर भी CWC काम कर रही है। कई बार ऐसा हो जाने के बाद ही जानकारी होती है और उसके बाद जो विधि निषेध जो उपाय हो सकते हैं वो किए जा रहे हैं। अब यही है कि जो उपाय हम बताएं उसका ईमानदारी से सभी लोग पालन करें। अभिभावकों को भी जागरूक होना पड़ेगा कि बच्चा ज़्यादा सो क्यों रहा है, बच्चा खाना क्यों नहीं खा रहा है, पढ़ाई के बजाय कहीं और मन लगा, अलग तरह की गतिविधियां और उसकी आदतें दिखें तो बढ़ती जा रही है। नोटिस लेना चाहिए, नोटिस लेना चाहिए।
उसके लिए मनोवैज्ञानिक हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, गुरुजन लोग हैं, उनके नात बात रिश्तेदार बड़े बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं। यदि उनके साथ में हो जाए तो जज कर लेंगे कि हाँ इसके व्यवहार में कुछ परिवर्तन आ रहा है, और निश्चित रूप से उनके मार्गदर्शन में वह उस गलती को करने से बच जाए। आपके कहने का मतलब इग्नोरेंस बिल्कुल नहीं होना चाहिए, नहीं तुरंत होना नोटिस देना चाहिए और तुरंत उसके उपाय। बच्चों से ज्यादा महत्वपूर्ण आपके पास है क्या? हाँ। आप उनकी निगरानी क्यों नहीं कर रहे हैं? आप घर में जानवर रखते हैं तो उसको भोजन पानी देते हैं, आप पेड़ पौधा लगाते हैं तो दिन भर जो है उसके पीछे पड़े रहते हैं, खाद देते हैं, पानी देते हैं, कैंची लेकर पत्ते काटते हैं। तो आपके बच्चे के अंदर बुराइयां बढ़ी तो आपने उसको क्यों नहीं रोका? क्यों करेगा? आपने क्यों नहीं देखा? कौन जान पाएगा उसको? नीरज जी, आजकल परिवेश ऐसा है, आप देखते हैं समाचारों में भी रोज पढ़ते होंगे, बहुत लिखता हूँ, मेरे पास तो बहुत दूर दूर की न्यूज़ आती है और दर्जनों घटनाएं रोज लिखता हूँ। मासूम बच्चियों के साथ हैवानियत की घटनाएं इतने बड़े पैमाने पर हो रही हैं कि और ऐसी घटनाएं हो रही हैं जिनको सुन करके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। CWC के पास बाल संरक्षण का अधिकार है और वो तमाम प्रकार से अधिकारों का संरक्षण करती हुई है। आपके जनपद में किशोरों के साथ, किशोरियों के साथ कोई इस प्रकार की हैवानियत हो जाए मासूम बच्चों के साथ, तो फिर आप उनके अधिकारों का संरक्षण कैसे करेंगे? क्या दायित्व है आपका? बाल कल्याण समिति के संज्ञान में घटना आने के बाद जी उस बच्ची को बुलाया जाता है जी, उसकी काउंसलिंग कराई जाती है। और जैसा कि जैसे कि सरकार की और संविधान की मंशा है जी, बाल कल्याण समिति चाइल्ड फ्रेंडली काम करेगी, फ्रेंडली काम चाइल्ड फ्रेंडली। इसलिए CWC को अधिकार तो प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट के दिए गए, लेकिन यह कहा गया कि इनका जो कार्यालय होगा या कहीं से भी न्यायालय जैसा नहीं लगेगा। बच्चे को वहां पहुंचने के बाद सुगमता महसूस हो, सरलता महसूस हो, उसको लगे यहाँ हमारे मित्र लोग बैठे हैं। इससे वास्तविकता भी जैसे सामने आएगी। अध्यापक विद्यालय में उसको पढ़ाता है, उसी प्रकार से यहाँ तक लिखा हुआ है कि समिति ऊंचे आसन पर नहीं बैठेगी। बच्चे के और समिति के अध्यक्ष और सदस्य के बीच कोई अवरोध नहीं होगा, वहाँ कोई कटघरा नहीं होगा, वहाँ कोई सलाहा नहीं होगी। और बाल मन को पढ़ने की ही मंशा लेकर के वहाँ पर बैठना है। कई बार घटनाएं होती हैं जो परिवार के भीतर से ही होती हैं और परिवार के लोग साथ में होते हैं। हाँ, तो कहने नहीं मिलता वहाँ। तो यह हमारा संविधान हमको अनुमति देता है कि बच्चा यदि निजी फील नहीं कर रहा है किसी व्यक्ति के रहते हुए वहाँ, तो हम उसको बाहर निकल जाने के लिए कहते हैं कि बच्चा अपनी बात को रख तो सके। नहीं हमारे सामने कहता है, हम काउंसलिंग करवाते हैं। बहुत सारी बातें विक्टिम पीड़िता जो अपने माँ से नहीं बताती है वो आपसे वो हमसे बताती है। बिल्कुल। लेकिन वह एक बातचीत का लगातार जब दौर चलने लगता है, काउंसलिंग उसकी होती है, तब उसे पता लग जाता है। कई बार ऐसा होता है कि बच्ची के भीतर कुछ और चल रहा है लेकिन उसे जांच अधिकारी नहीं पता कर पा रहा है, तो इसीलिए CWC की स्थापना भी वो आप यहाँ निकल जाता है, सामने आ जाता है। CWC की स्थापना का जो माहौल है। जब यहाँ ये कहना जरूरी है कि जैसे पुलिस जिस कार्यशैली से मतलब अपने जिस भाषा से और जिस कार्य व्यवहार से पूछताछ करती है, उसके पूछताछ में और आपके पूछताछ में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। आप बातें निकलवा लेते हैं, शायद उसके मन में घुस के निकलवाते हैं, पुलिस वहीं 3rd डिग्री से निकलवाती होगी या दबाव बना कर निकलवाती होगी। तो आपके यहाँ लोग सहजता महसूस करते हैं, इसलिए अपने मन की बात आपसे जी, बच्चों के अधिकार के प्रति सरकार संविधान इतना सजग है। हाँ, लिखा है स्पष्ट कि जब भी कोई बाल अपचारी होगा या कोई बाल पीड़ित होगा तो पुलिस वर्दी ही नहीं पहनेगी, सादी वर्दी में आएगी। उसको कहीं से नहीं फील होना चाहिए कि पुलिस के साथ। उनके प्रति तो सबके मन में अनुराग होने की बात संविधान में लिखी किया भी जा रहा है। आप अखबारों में अगर हैवानियत की खबरें पढ़ रहे हैं कि बच्चों के साथ घटनाएं बढ़ी हैं, तो दोषियों को सजा भी खूब मिल रही है। हाँ, उसकी भी सजा। आप देखते होंगे कि माननीय न्यायालयों में 6-6 महीने में, साल भर में मुकदमे ही समाप्त हो जा रहे हैं। विक्टिम की बात वहां तक पहुंची, पीड़ित जेल में, और बरसों बरस महीनों तक तो जमानत नहीं हो रही है। आप पता करिए, आप चूंकि पत्रकार हैं तो आपके पास पीड़ित आता है, आप आरोपी के बारे में पता करिए, आरोपी तो जेल के सलाखों से बाहर नहीं निकल पा रहा है। नहीं, ये परिवेश तो घटनाएं घटती हैं, कभी कुछ ऊंचा नीचा कम ज्यादा होता रहता है, लेकिन यह भी माहौल आप देखिए, जो पहले मुकदमे जो बरसों चलते थे, अब 6 महीने में सजा। बिल्कुल संदेह नहीं। तो बाल अधिकारों के प्रति सभी का यह जागरूक हुई,
और घटना हमारे यहाँ होती है तो हमारे पास लोकल पुलिस है, विशेष पुलिस है, हर थाने में थाना स्तर पर बाल कल्याण अधिकारी की नियुक्ति है। तो सभी हर थाने पर हाँ। बाल कल्याण अधिकारी हर थाने एक उप निरीक्षक स्तर का व्यक्ति, पुलिस ही होता है, पुलिस होता, उप निरीक्षक होता है। अच्छा, एक उप निरीक्षक होता है, वो थाने का बाल कल्याण अधिकारी होता है। अच्छा, और बच्चों के अधिकार के लिए वहाँ पर उस थाने का समझो इंचार्ज है। कि बहुत तेजी से सब कुछ डिजिटल होता जा रहा है। भारत सरकार के सारे विभाग, यूपी सरकार के, यहाँ तक कि प्राइवेट सेक्टर पहले ही डिजिटल हो चुका था। तो इस डिजिटलाइजेशन के इस युग में, इंटरनेट के इस ज़माने में, और एक डिवाइस आई है छोटी सी मोबाइल के इस युग में, अपराध बढ़े, ज़्यादा अपराध हो रहे हैं और हीनियस क्राइम हो रहे हैं, गंभीर अपराध हो रहे हैं। यहाँ तक कि जिस उम्र में लोग अपराध नहीं करते थे, उस उम्र के भी, यानी किशोर जो आपके दायरे में आते हैं, किशोर भी इंटरनेट के टच में आकर के तमाम प्रकार के गंभीर अपराधों को अंजाम दे रहे हैं। तो क्या कहना चाहेंगे आप, इसमें कैसे बचाव किया जाए लोगों का कि किशोरों को गुमराह होने से रोका जाए? देखिए, सच कहा आपने कि मेरा तो जो दायरा है किशोरों के बीच ही काम का है जी। और दुनिया में बदलाव हो रहा है, डिजिटल इंडिया का नारा दिया गया है जी। काफ़ी सहूलियत भी कामों में होती जा रही है जी। अब इस प्रणाली को अपनाने से मना नहीं किया जा सकता जी, मना तो नहीं किया जा सकता जी। और जो मेरा अपना दायरा है, जो मेरी अपनी फसल है, जो मेरे अपने बच्चे हैं जी, वो मोबाइल रहे या ना रहे, उनकी एक अवस्था होती है, उस अवस्था के बीच से गुजरते समय वह अपने लायक अच्छी और खराब चीजें ढूंढते रहते। मोबाइल नहीं भी थी तो, जब मोबाइल नहीं थे तभी घटनाएं होती तभी ढूंढ लेते थे। ठीक है, हाँ बिल्कुल, इस बात से बच्चे को आप मोबाइल देंगे ही देंगे, नहीं देंगे तो उसकी पढ़ाई रुकेगी। देर से उसको अगर मान लीजिए कहीं देर हो रही है तो आपको लोकेशन नहीं पता लगता था, अभी बता देता है कि पापा मैं यहाँ तक पहुँच गया हूँ, आ रहा हूँ। तो मोबाइल देने से तो उसको नहीं रोका जा सकता, लेकिन यह सिखाया जा सकता है हमारी जरूरत क्या है, क्या देखें क्या ना देखें, ये स्किल डेवलपमेंट है। और हम अपने बच्चे के अभिभावक हैं, हम उसको पढ़ें और यह भी देखें। पहले टेलीविजन था घर में, लेकिन क्या देखें क्या ना देखें तो हमें सिखाते थे। लेकिन जैसे अभिभावक उठ करके गया तो बच्चे न्यूज वाला चैनल बदल के दूसरा लगा लेते थे, और जब अभिभावक आता था तो फिर अपना लगा लेता था वो। तो यह खेल तो उसके बाल वृत्ति का एक अंग है, वह देखेगा ही देखेगा। यह हमारा आपका जो अपने आप को बच्चे से बड़ा मानते हैं, जो समझदार मानते हैं, ये उनको बताना पड़ेगा। इस मोबाइल का यह उपयोग है और यह दुरुपयोग है। भाई जब भी कोई चीज आएगी तो उसका उपयोग, सदुपयोग, दुरुपयोग सब होगा। कुल मिला के उन्हें अच्छे और बुरे में फर्क बता दे जी, ये कौन बताए? खुद ही जान जाएंगे कि हमारी जरूरत क्या है और हमारी जरूरत क्या नहीं है। जी। अच्छा, जानना उनको सब कुछ है, अच्छा बुरा दोनों सब कुछ, लेकिन क्या जान करके अपराध करना और क्या जान करके अपना विकास करना, एडॉप्ट क्या करना है, इग्नोर क्या करना है, इग्नोर क्या करना है, बताना है। बिल्कुल सही। भाई इंटरनेट का मार्केट भरा पड़ा हुआ है, बहुत सारी चीजें हैं, उपयोग सबका है। अच्छा, हम देखते हैं एक बात कि ईंट भट्ठों पर और रेस्टोरेंट में, चाय की दुकानों में अक्सर देखा जाता है कि कम उम्र के बच्चे काम करते हैं, उनसे प्लेट धुलाया जाता है। जिस उम्र में उनके हाथों में किताबें होनी चाहिए, उस उम्र में उनके हाथ में लोगों का जूठन पत्थर आ जाता है, या ईंट भट्ठों पर उनके पीठ पर ईंट आ जाती है, वो धुलाई करते हैं, वो हार्ड वर्क करने लगते हैं। अब वो क्यों करते हैं, ये उनकी अपनी परिस्थितियां हैं। लेकिन अगर हमारे संज्ञान में या किसी आम आदमी के संज्ञान में ऐसी बात आती है कि किशोर का शोषण हो रहा है, किसी नाबालिग का, या किसी नाबालिग बच्ची के साथ, मासूम बच्ची के साथ हैवानियत हो जाती है, या फिर कोई कहीं लावारिस मिल जाता है सड़क पर पड़ा हुआ जो अपना नाम पता न बता पाए, या आप कई बार देखते हैं कि नवजात कूड़े के ढेर में मिलता है, लोग नालियों में फेंक देते हैं, बाग बगीचों में छोड़ आते हैं अपनी नाजायज औलादों को। तो किसी समाज के किसी व्यक्ति के नोटिस में ये बात पहले आए और वो उसकी मदद करना चाहे, तो CWC के टच में वो कैसे आएगा और CWC उसका कितना साथ देगी? CWC एक न्यायपीठ के रूप में काम करती है, बेंच ऑफ मजिस्ट्रेट जी, लेकिन जुडिशरी जी, वहाँ तक इतने मामले आते हैं कि वहाँ से हमको बच्चों का संरक्षण करने का हमारा दायरा बढ़ जाता है जी। जहाँ तक बच्चों के श्रम करने की बात है,
उसके लिए श्रम विभाग हमारे साथ जुड़कर काम करता है। जी। हर थाने पर बाल कल्याण अधिकारी है पुलिस का। एक नंबर है 1098। अच्छा 1098 1098। जी। आपको कोई बच्चा कहीं सड़क पर पड़ा, सड़क पर खड़ा मिलता है, आप सोचेंगे कि उस बच्चे को लेकर मैं कहाँ जाऊँ, घर लेकर के जा नहीं सकते, ऐसे छोड़ नहीं सकते, करें क्या? आप अपना मोबाइल फ़ोन उठाइए, 1098 पर फ़ोन कर दीजिए। 1098 की टीम दूरी के अनुसार निकटतम समय में, कम से कम समय में आपके पास पहुँच जाएगी। अच्छा, ये उसकी तरह है, पीआरबी की तरह? एकदम पीआरबी की तरह है। जिले पर ही कंट्रोल होगा कि वो काम वो नेशनल काम है? अच्छा, लेकिन वहाँ से तुरंत सूचना आएगी संबंधित जिले को। अच्छा कि आपके जिले में ऐसी काल आई है, और हमारी चाइल्ड लाइन की टीम मौके पर पहुंचेगी, उस बच्चे को लाएगी, हमारे सामने पेश करेगी, और फिर उस केस के स्थिति के अनुसार हम आदेश देंगे। छोटा बच्चा है, मेडिकल का आदेश देंगे। उससे बड़ा है, उसका मेडिकल करवा करके उसके माता पिता कहाँ है, कहाँ का रहने वाला है। कई बार तो मूक बधिर बच्चे आ जाते हैं, न बोल पाते हैं, न सुन पाते हैं, लेकिन विभिन्न प्रकार की युक्तियों का उपयोग करके उनको उनके अभिभावक तक पहुंचाने का काम CWC करती है। और उसके पहले भोजन की व्यवस्था, मेडिकल की व्यवस्था, सारी व्यवस्था प्रदेश सरकार CWC के माध्यम से करती है। वो अभिभावकों की सुपुर्दगी में आप एक बार तो हमारे यहाँ विदेश के बच्चे आ गए। अच्छा। और वो बोले तो विदेशी भाषा में, रोए तो विदेशी भाषा, समझ ना हो क्या वो। और उसमें एक बच्चा था 5-6 साल का केवल, और रात में उसका रोने लगे तो उसको समझाए कौन? तो उसका जो भाई बड़ा था उसको जगाना पड़ता था, भैया इसको समझाओ। वो समझाता था। दुभाषिये की व्यवस्था करना पड़ा। उन बच्चों से बातचीत करने के लिए CWC ने दुभाषिये की व्यवस्था की कि भाई जो इस भाषा को जानता है उनको बुलाया जाए। तो CWC तो इस स्तर पर उतर करके काम कर रही है। मैं आम नागरिकों से अपील करता हूँ, 1098 नंबर नोट कर लें। जैसे आपका एम्बुलेंस है, जैसे पुलिस की सेवा है, ऐसे ही 1098 बच्चों के मामले में बहुत तेज काम करती है। नीरज जी, हम लोग देर से बात कर रहे हैं बाल संरक्षण को लेकर के, बाल अधिकारों को लेकर के। आपने हेल्पलाइन नंबर भी बताया और आम जनमानस को जागरूक भी किया। आज बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे दर्शकों को आपके जरिए मिली। आपने हमारे आमंत्रण पर अपना कीमती वक्त दिया स्टूडियो में, इसके लिए आपको शुक्रिया, हम आभारी हैं आपके। तो दोस्तों, आप बात कर रहे थे CWC के चेयरमैन बस्ती में श्री प्रेरक मिश्रा जी से, जो अपनी कार्यशैली से पूरे जनपद में एक पहचान और एक सम्मान अर्जित कर चुके हैं। आपने अपील किया आम जनमानस से बाल संरक्षण के लिए, बाल अधिकारों के लिए। आपने हेल्पलाइन नंबर भी बताया। तो जुड़े रहिए मीडिया दस्तक से। अगले हफ्ते रविवार को फिर हम एक नई शख्सियत से आपकी मुलाकात कराएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जय माँ भारती।